ये जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है, ये रिलेशनशिप का वह मॉडल है जिस मॉडल में पावर डायनामिक्स जो है वो बराबर का नहीं होता। ये आपको हर जगह दिखाई देता है, ये इमोशनल लेवल पे दिखाई देता है, ये फिजिकल लेवल पे दिखाई देता है, ये सेक्सुअल लेवल पे दिखाई देता है, अलग अलग जगह पे दिखाई देता है। जब हम सेक्सुअलिटी में बीडीएसएम की बात करते हैं, वो दरअसल टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी से उपजा हुआ एक रिलेशनशिप फॉर्म है। हमारे नाखून बढ़ते हैं हमें ये याद दिलाने के लिए कि हम मूलतः पशु। हमारे अंदर वह पशु बैठा हुआ है जो हिंसा करता है, जो नोचना चाहता है, नोचना ही उसके बचने का तरीका है, वही जिसे हम अल्फा मेल कहते हैं। नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। आजकल छोटे छोटे बच्चों के बीच, किशोरों के बीच, नव युवाओं के बीच एक अजीब सा शब्द बहुत पॉपुलर हुआ है और यह है अल्फा मेल। एक शिक्षक होने के नाते, खासतौर से ऐसा शिक्षक जो क्लास में जेंडर पढ़ाता है, उसके लिए यह शब्द पॉपुलर कल्चर में सुनना, आम लोगों में सुनना डरावना है। आज हम बात करेंगे कि क्यों मैं ऐसा सोच रहा हूं कि ये जो अल्फा टर्म वायरल हो रखी है, ये जो भेड़ियों की कहानी, वुल्फ स्टोरी वाला अल्फा मेल, ये क्यों एक स्वस्थ चीज नहीं है। लेकिन पहले हम समझते हैं कि ये क्यों इतना लोकप्रिय हो रहा है। आपने, स्वाभाविक है कि रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल के बारे में सुना ही होगा, जिसमें एक बहुत ही वॉयलेंट किस्म का कैरेक्टर, एक बहुत ही मर्दानगी से, एकदम विषाक्त मर्दानगी से, जिसे हम टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी कहते हैं, उससे भरा हुआ ये जो नायक है, इसकी कहानी को देखा और भयानक हिंसा से भरी हुई यह कहानी थी, जिसमें कि वॉयलेंस दिखाई देता है, कंट्रोल करने की क्षमता दिखाई देती है, वही अल्फा मेल आइडेंटिटी दिखाई देती है। तो ये इस फिल्म का प्रभाव शायद इन मीम्स पर और दूसरे वायरल कंटेंट पे दिखाई देता है। थ्योरेटिकली अगर हम इसे समझें कि दरअसल अल्फा मेल की शब्दावली का मतलब क्या है, होता क्या है अल्फा मेल। देखिए, शब्द तो आता है पशु जगत से, एनिमल किंगडम से। वे पशु जो झुंडों में रहते हैं, मसलन भेड़िए, कभी कभी बंदर, कुत्ते, खासतौर से भेड़ियों से आता है। एक झुंड बनता है और उस झुंड में एक मुख्य नर होता है, जिसे एनिमल किंगडम को पढ़ने वाले, समझने वाले लोग अल्फा मेल कहते हैं। और इस पशु के पास पूरे झुंड को नियंत्रित करने की चूंकि जिम्मेदारी होती है, इसलिए इसमें एग्रेशन होता है। ये लगातार अपने झुंड के सदस्यों को पनिश करता है, एक तरह का सेनापति की भूमिका में होता है। ये कोई बहुत डेमोक्रेटिक बिहेवियर में यकीन नहीं करता है, बल्कि आजकल तो अल्फा मेल के साथ साथ अल्फा फीमेल का कॉन्सेप्ट भी चलता है, यानी कि वह मुख्य मादा जो कि इस अल्फा मेल की संगनी होती है, वह बाकी अन्य मादाओं पर उसी किस्म का नियंत्रण करने की कोशिश करती है। ये वहीं से क्रीप इन करता है हमारे समाज में भी। समाज में भी बहुत से लोग इस तरह से को मानने लगते हैं कि डेमोक्रेटिक बिहेवियर एक आपत्तिजनक चीज है, डेमोक्रेटिक बिहेवियर से कंट्रोल नहीं आता है और यह दरअसल एक मर्द होने की निशानी नहीं है। कि जो मर्दानगी की संभावना है, यह एक तरह की टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को जन्म देती। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी कुल मिला के मतलब क्या है और यह समझना जरूरी क्यों है। जैसा मैंने कहा था कि हम लोग क्लासरूम में लगातार जिस चीज को डीलर्न कराने की कोशिश करते रहे हैं, अचानक सोशल मीडिया से, अचानक इस किस्म के पॉपुलर मीडिया से वो फिर से इमर्ज करता है। और इसलिए ऐसा कई बार लगता है कि जैसे जितनी मेहनत क्लासरूम में की थी, सब मिट रही है। ये जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है, ये रिलेशनशिप का वह मॉडल है जिस मॉडल में पावर डायनामिक्स जो है वो बराबर का नहीं होता, संतुलन का नहीं होता। ये एक ऐसी रिलेशनशिप है जिसमें एक पक्ष, आमतौर पर मर्द, डोमिनेट करता है और दूसरा पक्ष जो है वो सहन करने की, सब्जुकेशन की स्थिति में होता है। ये आपको हर जगह दिखाई देता है, ये इमोशनल लेवल पे दिखाई देता है, ये फिजिकल लेवल पे दिखाई देता है, ये सेक्सुअल लेवल पे दिखाई देता है, अलग अलग जगह पे दिखाई देता है। जब हम सेक्सुअलिटी में बीडीएसएम की बात करते हैं, वो दरअसल टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी से उपजा हुआ एक रिलेशनशिप फॉर्म है और ये बाकी जगह पर भी दिखाई देता है। आप समझ सकते हैं कि किसी भी विकसित होते समाज में, किसी भी ह्यूमैनिटी से भरे हुए समाज में, ना तो इस टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की कोई जगह हो सकती है या होनी चाहिए, ना ही इस किस्म के गैर बराबर रिलेशनशिप की कोई जगह होनी चाहिए। ये टॉक्सिक रिलेशनशिप को दिखाता हुआ एक सबसे ज्यादा स्पष्ट उदाहरण की तरह दिखाई देता है। क्यों? पहली बात, इसमें मर्दानगी की जो परिभाषा है, पहले तो मर्दानगी शब्द अपने आप में हम जानते हैं कि जेंडर स्टडीज में एक प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन उसमें भी यह दरअसल एक इम्बैलेंस दिखा रहा है सत्ता का।
यानी कि एक व्यक्ति के पास ज्यादा सत्ता है और केवल सत्ता है नहीं, उसे सत्ता के एक्सप्रेशन, उस सत्ता की अभिव्यक्ति से इस पूरे की पूरी रिलेशनशिप पर नियंत्रण हासिल करने की, ये आप छोटी छोटी चीजों, मसलन कि आपके फोन का पासवर्ड आपके बॉयफ्रेंड के पास होना चाहिए, आपके तमाम अन्य लोगों से जो रिलेशनशिप है उस पर नियंत्रण उस पुरुष का होना चाहिए जो उस रिलेशनशिप में है, इन छोटी छोटी चीजों से लेकर वास्तविक हिंसा तक, जिसमें कि डोमेस्टिक वायलेंस होता है या रिलेशनशिप का वायलेंस होता है, और इसी का अंतिम रूप जब आता है उसमें हत्याएं होती हैं, उसमें दूसरी चीजें देखने को मिलती हैं। तो सही बात यह है कि जिसे हम अल्फा मेल सिंड्रोम कह रहे हैं, वह मनुष्य में पशु होने की निशानी है। एक बहुत खूबसूरत निबंध हिंदी में आता है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। इस ललित निबंध में निबंधकार ने बार बार बताया है कि हमारे नाखून बढ़ते हैं हमें ये याद दिलाने के लिए कि हम मूलतः पशु हैं। हमारे अंदर वह पशु बैठा हुआ है जो हिंसा करता है, जो नोचना चाहता है, नोचना ही उसके बचने का तरीका है, वही जिसे हम अल्फा मेल कह रहे हैं। लेकिन यही निबंध यह भी बताता है कि मनुष्य होने की शर्त है कि हम इन नाखूनों को निरंतर काटते रहें। अगर हमारे नाखून बड़े हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं तो हम दरअसल उस पशुता को नियंत्रित करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, जो पशुता दुर्भाग्य से मनुष्य में है, क्योंकि मनुष्य के अंदर एक पशु भाव है। लेकिन अगर हम एक ह्यूमन सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को, इस अल्फा मेल सिंड्रोम को, दरअसल अल्फा मेल अल्फा फीमेल किसी भी किस्म के अल्फा सिंड्रोम को नियंत्रण में करें। आपको रिलेशनशिप नियंत्रित नहीं करनी है, आपको अपनी ये प्रवृत्ति नियंत्रित करनी है जिसमें आपको दरअसल अल्फा बनने की धुन सुधार होती है। ये जो आप में एक धुन सवार है, इससे आपको रोकना पड़ेगा। अगर अल्फा होना ही है तो कौन है रियल अल्फा? वह नहीं जिसमें बहुत सारी फिजिकल स्ट्रेंथ है, जो दूसरे को मार सकता है, पीट सकता है, उस पर कब्जा कर सकता है, उससे जो वह चाहे वह करवा सकता है। नहीं, बल्कि वह इमोशनल स्ट्रेंथ, वह एम्पैथी, वह संवेदना, वह सहानुभूति, वह साथ रो सकने की क्षमता, वह साथ दुखी हो सकने की क्षमता, यह आपको मनुष्य बनाती है। नाखून आपको मनुष्य नहीं बनाते, आंसू आपको मनुष्य बनाते हैं। हिंसा आपको अल्फा मेल नहीं बनाती है, रियल अल्फा बनाती है एम्पैथी, संवेदना, प्रेम। अगर आप रिलेशनशिप में इन्हें नहीं ला पा रहे हैं, बल्कि अपनी रिलेशनशिप में ये दिखाने की चेष्टा ज्यादा कर रहे हैं कि देखिए मुझ पर इमोशंस का असर नहीं पड़ता है, तो आप एक अमानवीय संबंध की तरफ है। इसलिए जब आपको सोशल मीडिया पर इस किस्म के मीम्स दिखाई देते हैं जिसमें कि अल्फा मेल को ग्लोरीफाई किया जाता है, जब जिसमें अल्फा मेल सिंड्रोम को आज के समय की का मुख्य सिंड्रोम बनाया जाता है, तब मेरे ख्याल से आपको सामाजिक राजनीतिक तौर से सोचना चाहिए कि ये कहां से आ रहा है। केवल मीडिया को दोष देने से काम नहीं चलेगा। ये मान लेना कि एक फिल्म से आता है, या मान लेना कि एक पबजी नाम के खेल से आता है, या किसी हिंसा के खेल से आता है, ये अपने आप में पर्याप्त नहीं है, क्योंकि सच्चाई ये है कि इन खेलों में, इस पॉपुलर कल्चर में भी ये कहीं और से आता है। जब हम मर्दानगी की संकल्पना को या अन्य मर्दवादी संकल्पनाओं को, चाहे वो राष्ट्र के नाम पर होती है, चाहे वो धर्म के नाम पर होती है, क्योंकि ये सारी संकल्पना भी हम जानते हैं कि पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स हैं, ये सारी संरचनाएं भी हम जानते हैं कि दरअसल मर्दवादी संरचनाएं। जब हम इनके प्रभाव में होते हैं तब हम इस ग्लोरिफिकेशन को देखते हैं कि किसी एक कथित सिद्धांत के लिए हिंसा किया जाना, नियंत्रण किया जाना जायज है, और फिर यह केवल बड़ी वैचारिकियों तक नहीं रह जाता, यह आपके की शख्सियत का, आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है, और उसके बाद आप इस हिंसा को इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में लाते हैं। आपको लगता है कि आसान है कि हिंसा के जोर पर आप रिलेशनशिप को बनाए रखें। हिंसा के जोर पर केवल गुलामी बनती है, रिलेशनशिप नहीं बनती। सो लेट अस डिक्लेयर कि हमें नहीं होना है अल्फा मेल, हमें नहीं स्वीकार करना है अल्फा सिंड्रोम।